Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about P block element. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में P ब्लॉक एलिमेंट और स्पेशली अपना डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 15 मीनिंग नाइट्रोजन फैमिली है। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmates and friends। तो आइए सबसे पहली प्रॉब्लम की ओर अप्रोच बनाते हैं। सबसे फर्स्ट मेंशन कर रखा है आयोनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ आर्सेनिक एंटीमोनी एंड बिस्मिथ ट्राइकेटाइन फॉलो द ऑर्डर। मीनिंग यहाँ से आपको डील करना है आयोनिक रेडियाई और यहाँ पर जो आपको आयोनिक रेडियाई मेंशन कर रखी है ट्राइकेटाइन की फॉर्म में, तो किस टाइप से इसको सोल्व करोगे तो इसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता हूं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो 15 ग्रुप एलिमेंट की आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो 15 ग्रुप से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। नहीं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स जो 15 ग्रुप से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं 15 ग्रुप। तो यहां पर जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होता है 15 ग्रुप का नाइट्रोजन, उसके बाद में आता है फॉस्फोरस, देन एंटीमोनी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन एंटीमोनी, देन बिस्मिथ। तो ये अरेंजमेंट होता है आपके 15 ग्रुप एलिमेंट का। स्टार्टिंग एलिमेंट नाइट्रोजन और एंडिंग एलिमेंट कौन सा होता है बिस्मिथ होता है। फिर यहां पर नेक्स्ट बात करता हूं मैं इनके एटॉमिक नंबर की। ये जो आपके पास 15 ग्रुप के एलिमेंट है इनके एटॉमिक नंबर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, देन फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 50, आर्सेनिक है इसका एटॉमिक नंबर होता है 33, देन एंटीमोनी इसका एटॉमिक नंबर होता है 51 और बिस्मिथ है इसका एटॉमिक नंबर होता है 83। ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट थिंग आती है कि यहाँ पर जो भी ये एलिमेंट्स है कौन सा जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कौन सा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। साथ में यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि इन 15 ग्रुप एलिमेंट्स में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स है, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो नॉन मेटल है और कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो क्या होते हैं मेटेलोइड नेचर के होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग वाले एलिमेंट मीनिंग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये कैसे एलिमेंट है नॉन मेटल है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैसे एलिमेंट है नॉन मेटल। और आर्सेनिक एंड एंटीमोनी ये होते हैं आपके मेटेलोइड। इनका नेचर किस टाइप का होता है मेटेलोइड्स होते हैं। लेकिन इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज है वो प्रेजेंट होती है। और लास्ट वाला जो एलिमेंट है जिसको बिस्मिथ बोलते हैं और ये होता है आपका मेटल। बिस्मिथ कौन सा एलिमेंट होता है मेटल होता है। और साथ में देखिए इनकी अगर आप बात करोगे फिजिकल स्टेट की तो फिजिकल स्टेट में ध्यान रखना है, यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं फिजिकल स्टेट। जो 15 ग्रुप एलिमेंट इनकी फिजिकल स्टेट किस टाइप से वेरिएबल होती है तो कीप इट इन माइंड नाइट्रोजन है उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है गैस और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है सॉलिड के अंदर। नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और जो आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ है इनका जो फिजिकल स्टेट क्या होता है सॉलिड होता है। अब आपने ये पढ़ रखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब भी आप अप टू डाउन मूव करते हो किसी भी ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन क्या कर रहे हो मूव कर रहे हो तो उस वाली कंडीशन में एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई ये दोनों क्या होते हैं इंक्रीज होती है। और इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या है क्योंकि यहाँ पर न्यू सबसेल का क्या होता है एडिशन होता है। कौन से सबसेल का न्यू सबसेल का क्या होता है एडिशन होता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी इंक्रीज होगी। क्यों क्योंकि एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सबसेल, अदरवाइज एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां से इजीली सोल्व हो जाएगा आपके लिए। आयोनिक रेडियाई से डील करवाए तो सबसे मैक्सिमम आयोनिक रेडियाई किसकी होगी जिसका साइज क्या होगा लार्ज होगा। और लार्ज साइज किसका होगा जब भी एक ग्रुप में आप मूव करते हो अप टू डाउन तो साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। तो सबसे मैक्सिमम बिस्मिथ, देन एंटीमोनी, देन आर्सेनिक, देन फॉस्फोरस, देन नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर ए देखिए आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मिथ। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पर बिस्मिथ की क्या बता रखा मिनिमम
फिर देखिए यहाँ पर एंटीमोनी, बिस्मिथ और आर्सेनिक, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड बिस्मिथ, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ये देखिए यहाँ पर बिस्मिथ, एंटीमोनी देन आर्सेनिक, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आप बस जो अरेंजमेंट है उसको मेंशन कीजिए। अरेंजमेंट के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ, तो सबसे मैक्सिमम कौन आएगा, बिस्मिथ। बिस्मिथ आपको 2 ऑप्शन में गिवन, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर देखिए बिस्मिथ के बाद में किसका साइज होगा, एंटीमोनी मीनिंग एस बी, तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए नाइट्रोजन, मीनिंग नाइट्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। पहला वाला देखिए, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि जो नाइट्रोजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट है क्योंकि नाइट्रोजन वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट वाला देखिए ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे होती है, नॉन मेटल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, इट्स मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल, अब एटम का साइज स्मॉल है तो जो भी ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा उसका भी साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, तो मीनिंग ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो यहां से कौन सा पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीनिंग जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं नाइट्रोजन में। इसका लॉजिक है क्योंकि नाइट्रोजन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, कलेक्टिवली द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर नॉन एज, मीनिंग जो ग्रुप नंबर 15 है इनके एलिमेंट्स को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो, तो इसको आप बोलते हो निकोजन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट आप इनको निकोजन बोलते हो, 16 ग्रुप के एलिमेंट है इनको आप चैल्कोजन बोलते हो, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनको आप हेलोजन बोलते हो, और 18 ग्रुप के एलिमेंट को आप नोबल गैस बोलते हो। वापिस से रिपीट करता हूं, 15 ग्रुप के एलिमेंट है ये कौन से नेम से फेमस है, निकोजन से, 16 ग्रुप के एलिमेंट चैल्कोजन से, 17 ग्रुप के एलिमेंट हेलोजन से, और जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है उनको बोलते हो नोबल गैस अदरवाइज इनर्ट गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको वेरिएशन ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसमें भी क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। साइज है उसमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। तो ये जो बेसिक ट्रेंड्स है जो क्या होती है यहाँ पर आपको फॉलो करने, तो यहाँ पर इस वाले बेस पर भी आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, नाइट्रोजन एलिमेंट की होगी, क्योंकि जब भी आप वन ग्रुप में अप टू डाउन मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। सेकंड देखिए साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रुप में, तो मिनिमम साइज किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट ही कौन है, नाइट्रोजन है, तो मिनिमम साइज किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, और मैक्सिमम साइज किसका हो जाएगा, बिस्मिथ का हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स मेटेलिक बॉन्ड्स इन एलिमेंटल स्टेट, मीनिंग जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट है इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेटेलिक बॉन्डिंग को प्रीफर करेगा। मीनिंग यहां पर आपके जो बॉन्डिंग का जो टाइप होगा आयोनिक टाइप नहीं होगा, कोवलेंट टाइप नहीं होगा, मेनली जो बॉन्डिंग का मेथड होगा किसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। 15 ग्रुप एलिमेंट में जो भी एलिमेंट मेटेलिक स्टेट में है वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एलिमेंटल स्टेट में। तो यहां पर देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट में ओनली वन ही एलिमेंट है कौन सा, बिस्मिथ, जो कौन सी स्टेट में, जो कौन इसका नेचर कौन सा होता है बिस्मिथ का, मेटल। अगर मेटल इसका नेचर मेटल है तो बॉन्ड भी कौन सा बनाएगा, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग बिस्मिथ है ये कौन सी बॉन्डिंग को प्रीफर करता है, मेटेलिक बॉन्डिंग को। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, the three important oxidation state
ऑफ फॉस्फोरस आर। जो फॉस्फोरस है इसकी 3 इंपोर्टेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो यहाँ पर कौन कौन सी मेंशन कर रखी है, +3 है, -3 है, +5 है, +2 और -5 है। तो यहाँ पर इसको आप किस टाइप से सोल्व करोगे, तो इसके लिए आपको हिंट प्रोवाइड करवाता हूं मैं। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है जिनको आप क्या बोलते हो, निकोजेंस बोलते हो। निकोजेंस क्यों बोलते हो, क्योंकि 15 ग्रुप के एलिमेंट का मैक्सिमम यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो भी फर्टिलाइजर होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है 15 ग्रुप के एलिमेंट का, और इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, निकोजेंस बोलते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, 15 ग्रुप एलिमेंट है। अगर बात करोगे आप इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 15 ग्रुप के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np3। तो ये क्या होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहां पर देखिए, अब इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकंड वाली कौन सी हो जाएगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आपको एलिमेंट गिवन है उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल अदरवाइज वैलेंस सेल में कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही उसकी क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहां पर आप 15 ग्रुप की बात करोगे तो आउटर मोस्ट अदरवाइज वैलेंस सेल कौन सा होगा, NS एंड NP। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 3 + 2 कितना हो गया, 5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 15 ग्रुप एलिमेंट की, +5 होती है। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिक्वायर्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्टेट रूल बोलते हो। तो यहां पर जैसे मैं बात करूंगा 15 ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 + 2 कितना हो गया, 5। और इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 8। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5। स्टेबल होने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट थी, 8। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 3। जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने से, वही उसकी क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो यहां से आपको किसके बारे में पूछ रहे हैं, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी हो जाएगी, -3, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी इसकी, +5 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। साथ में इसकी जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ट्राइवेलेंट हो सकता है, नहीं यहाँ पर कितनी हो सकती है, +3। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉस्फोरस के लिए, -3, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखिए कौन सा हो जाएगा, -3, +3 एंड +5, मीनिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, मीनिंग यहाँ पर जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो रिलेटिवली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन देखिए पहला क्या बोल रखा है, इट्स एटम हैज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अपन ने अभी डिस्कस किया है कि जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np3। और P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पर जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है उसमें P ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किस टाइप का है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड वी नो दैट हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोस्ट स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हायर होती है। किसके कंपैरिजन में, अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इट्स एटम हैज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर बी देखिए,
इट हैज लो एटॉमिक रेडियस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब भी आप अप टू डाउन मूव करते हो तो साइज में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, और साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सी देखिए, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फेयरली हाई, मीनिंग इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। ये आपको स्टार्टिंग में मैंने ट्रेंड बता दिया था कि ग्रुप में अप टू डाउन मूव करोगे तो उस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मीनिंग स्टार्टिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखिए, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर क्यों है इसका, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस कौन से मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। इंपोर्टेंट थिंग क्या है, N2 है, इसकी जो फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैसियस होती है। और इन डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोथ नाइट्रोजन एटम आर बॉन्डेड विद ट्रिपल बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर जो दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन एटम है कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। और इन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मीनिंग बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। कौन सी एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, वेरी हाई। और डाटा भी आपको ध्यान रखना है, 946 किलो जूल पर मोल, और ये इतनी जो एनर्जी है 946 किलो जूल पर मोल, ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है। मीनिंग जब रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, मीनिंग जो डाई नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं होगा, और जब बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, मीनिंग इनएक्टिव होगा। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, मीनिंग जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लो होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना कि नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की हाई वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पी-पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी। तो आपको एक स्टेटमेंट यहां से ध्यान रखना है कि जो पी-पाई जो बैक बॉन्डिंग है, यहां पर मेंशन करता हूं मैं नाइट्रोजन, इसकी टेंडेंसी होती है, मीनिंग जो 15 ग्रुप एलिमेंट है इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी एक यूनिक टेंडेंसी होती है। और वो यूनिक टेंडेंसी कौन सी है, पी-पाई बॉन्डिंग, मीनिंग ये किसका फॉर्मेशन कर सकता है, पी-पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। रीजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ही पी-पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, जिसका फर्स्ट रीजन तो क्या आ जाएगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीनिंग जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हायर होती है। और सेकंड क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज, मीनिंग जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है उसमें सबसे स्मॉलर साइज किसका होता है, नाइट्रोजन का। और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी है, नाइट्रोजन की। तो ये जो टू फैक्टर है ना, कौन कौन से, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज, यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके पी-पाई बैक बॉन्डिंग के लिए। और इसके जो अदर एलिमेंट है 15 ग्रुप के, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया, और कौन सा हो गया, बिस्मिथ हो गया, इनका साइज क्या होता है, लार्ज साइज है। इनका साइज क्या है, लार्ज साइज। अगर लार्ज साइज है तो फिर यहां पर पी-पाई बॉन्डिंग है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पी-पाई जो बैक बॉन्डिंग इसका फॉर्मेशन कौन करता है, ओनली नाइट्रोजन। रीजन कौन सी है, टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज। अदर एलिमेंट उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। लार्ज साइज होने के कारण वो पी-पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो यही यूनिक टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, स्मॉलर साइज वाले एलिमेंट से और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, पी-पाई ओवरलैपिंग के थ्रू होगा। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन है इट्स सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ट्रिपल बॉन्ड का। मीनिंग यहाँ पर फर्स्ट वाला तो सिग्मा हो गया, सेकंड जो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ, पी-पाई बॉन्डिंग से हुआ। इसी टाइप से जो नाइट्रोजन है वो मल्टीपल बॉन्ड मीनिंग डबल बॉन्ड से किससे कनेक्ट हो सकता है,
ऑक्सीजन से भी कनेक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का भी साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है, और ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है वो स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू। और कौन से यहाँ पर कौन सा फिनोमिना होगा? पी पाई बॉन्डिंग। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये नाइट्रोजन की यूनिक टेंडेंसी होती है पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पी पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी। तो 15 ग्रुप की बात है, तो सबसे मैक्सिमम टेंडेंसी किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। रीजन क्या जाएगा? ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मीनिंग आपको यहां पर स्टेटमेंट गिवन है, और इन स्टेटमेंट में से आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको क्या करना है? पिक करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके एनसीईआरटी है, उसकी जो लाइन बाय लाइन यहां पर मैंने मेंशन कर रखी है। जो आपकी आईआईटी और नीट जो फ्यूचर एग्जाम है उसके लिए भी आपको क्या होगा? यहां से बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। मीनिंग जो नाइट्रोजन है वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखता है, किसके साथ? विद इटसेल्फ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि नाइट्रोजन किसके साथ पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका साइज स्मॉलर हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। तो नाइट्रोजन के साथ भी पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी किसका फॉर्मेशन कर सकता है? पी पाई बॉन्ड का। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, बिस्मिथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट में ओनली बिस्मिथ ही ऐसा एलिमेंट है जिसका नेचर कैसा होता है? मेटल, और मेटेलिक नेचर है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग को प्रीफर करता है? मेटेलिक बॉन्डिंग को प्रीफर करता है कौन? बिस्मिथ। मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3, कैटेनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन when compared with other elements of the same group। 15 ग्रुप एलिमेंट की अगर आप बात करोगे तो 15 ग्रुप एलिमेंट में जो कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मिथ। और जब भी कैटेनेशन पावर की बात आती है तो 15 ग्रुप एलिमेंट में मैक्सिमम कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी होती है? फास्फोरस की। ये मैं पर्टिकुलर आपको बता रहा हूं 15 ग्रुप एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। जो मैक्सिमम कैटेनेशन टेंडेंसी अदरवाइज मैक्सिमम कैटेनेशन पावर किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। तो यहां पर स्टेटमेंट को वापस से रीड कीजिए, कैटेनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हायर नहीं होती है, हायर किस में होती है? फास्फोरस में। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट नंबर डी, नाइट्रोजन हैज हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। ये अपने पहले मेंशन कर दिया मैंने कि जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हाईएस्ट किसकी होगी? नाइट्रोजन की। मीनिंग ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से कौन सा पूछा था? पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कौन सा रॉन्ग है? रॉन्ग था ऑप्शन नंबर सी। जो कैटेनेशन टेंडेंसी है मैक्सिमम किसकी होती है? कैटेनेशन टेंडेंसी मैक्सिमम होती है फास्फोरस की, और स्टेटमेंट नंबर सी में क्या बोल रखा? नाइट्रोजन। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अमंग द 15 ग्रुप एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, the pentavalency becomes less pronounced and trivalency becomes more pronounced due to। नहीं, यहां पर ये मेंशन कर रहा है कि जब भी आप 15 ग्रुप में अप टू डाउन मूव कर रही हो, कहां पर मूव कर रही हो? अप टू डाउन मूव कर रही हो। तो ये लीजिए मैंने यहां पर मूव कर दिया, कौन सा? अप टू डाउन। तो यहां पर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +5, और मिनिमम कितनी हो सकती है? -3। तो यहां पर जब भी आप 15 ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट या जो पेंटावेलेंसी है ये तो क्या होती है? डिक्रीज होती है।
और ट्राईवेलेंसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है कौन सा, बिस्मिथ, ये जो बिस्मिथ है इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, ऑलवेज +3 होगी। और +3 क्यों हो रही है, क्योंकि पेंटावेलेंसी की स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होती है ग्रुप में और ट्राईवेलेंसी की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसका एक ही रीजन है, रीजन क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो s ऑर्बिटल्स है उनके इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको बोलते हैं, आउटर एस इलेक्ट्रॉन, आउटर एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्टिसिपेट, डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो भी ये लास्ट वाला एलिमेंट होगा ये आपके क्या करेंगे, जो एस ऑर्बिटल है, जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल है उनके इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से डिक्रीज हो जाएगी, 2 से। मैक्सिमम कितनी होती थी, +5, लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट की कितनी होगी, +3 के अंदर क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होने का रीजन क्या जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ आउटर एस ऑर्बिटल टू टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जो आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी को कौन सा इफेक्ट बोलते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। तो यहां पर देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनर्ट पेयर इफेक्ट मेन रीजन है जिसके कारण क्या होता है, ट्राईवेलेंसी इसकी स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होती है ग्रुप में, 15 ग्रुप में, और जो पेंटावेलेंसी है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन कर रखा था करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेन। यहां पर हाइड्राइड गिवन है, आप जो 15 ग्रुप है इनके क्या मेंशन कर रखे, हाइड्राइड गिवन है। और 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं इन हाइड्राइड के आपसे डील करवाया है, किससे, बेसिक स्ट्रेन से डील करवाया है। किस टाइप से आपको डील करना है बेसिक स्ट्रेन से, तो यहां पर देखिए इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम बन सकती है हाइड्राइड से रिलेटेड सबको मैं मेंशन करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से हाइड्राइड की, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, उसके बाद में फॉस्फोरस का कौन सा हाइड्राइड बनेगा, PH3। आर्सेनिक का हाइड्राइड कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, ASH3। इसी टाइप से एंटीमोनी का कौन सा हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, SbH3। और बिस्मिथ के कौन से हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, BiH3। अब इंपॉर्टेंट आपको यहां से मैं ऑर्डर मेंशन करवा देता हूं। जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे यहां पर, तो ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है या फिनोमिना जो इंक्रीज होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो सबसे पहले अपन यहां पर बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। किसकी बात करूंगा मैं, बेसिक स्ट्रेंथ की। तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, मीनिंग मैक्सिमम किसका हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करती है तो डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की, तो ये लीजिए बॉन्ड लेंथ। नाइट्रोजन से ग्रेटर साइज है फॉस्फोरस, सबसे ग्रेटर साइज किसका होता है, बिस्मिथ का। तो एज वेल एज साइज इंक्रीजेस देन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो भी इंक्रीजेस। तो मीनिंग यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीनिंग मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बिस्मिथ हाइड्राइड की, BiH3 की। और कौन से फिनोमिना को यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, बॉन्ड एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रॉब्लम डायरेक्ट बन सकती है। बॉन्ड एंगल किस किसका, HYH। यहाँ पर जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट है उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, Y। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, Y से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है कौन सा, हाइड्रोजन, 15 ग्रुप एलिमेंट और हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल का मेजरमेंट किसमें करते हो आप, डिग्री में करते हो। बॉन्ड एंगल का जो मेजरमेंट किसमें करोगे आप, डिग्री में करोगे। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है
15 ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड्स का वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, यहां से डिक्रीज होगा। और यहां पर आप क्या अटैच कर सकते हो, डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूंगा मैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे लार्ज बॉन्ड किसमें, BiS3 में, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीनिंग इस वाले बॉन्ड की क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीनिंग जब भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो मीनिंग सबसे हाईएस्ट आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसमें, अमोनिया में, और सबसे मिनिमम किसमें रिक्वायर्ड होगी, आपको BiH3 में क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। इसी टाइप से अगर बात करूं मैं रिड्यूसिंग नेचर की, कौन सी नेचर की, रिड्यूसिंग नेचर, तो ये भी ध्यान रखना है। तो रिड्यूसिंग जो नेचर है वो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीनिंग अमोनिया से बिस्मिथ की ओर अगर आप मूव करोगे हाइड्राइड में तो इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, BiS3, और जो आपका मिनिमम जो रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, अमोनिया का होगा। तो अब यहां से आपको किससे भी डील करवा ले, जितने ऑर्डर बन सकते थे 15 ग्रुप के हाइड्राइड से, उन सबको मैंने एक साथ मेंशन कर दिया। क्या पूछा था यहाँ पर, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पर इजीली सोल्व हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम बेसिक नेचर का कौन होगा, अमोनिया, देन PS3, देन ASN3, देन SbS3, देन BiS3। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ASN3 का मैक्सिमम बता रखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एंटीमोनी का ग्रेटर बता रखा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन एंटीमोनी, ये करेक्ट है। क्योंकि जब भी आप अप टू डाउन मूव करोगे 15 ग्रुप के हाइड्राइड में तो बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। बेसिक नेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब बात करते हो आप बिस्मिथ और एंटीमोनी की तो इनका साइज क्या है, लार्ज है, और लार्ज साइज है तो इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है, तो वो इजीली लोन पेयर का डोनेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। किस टाइप से आपको इसका आंसर प्रोवाइड करना है, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन होता है वो बिलोंग करता है कौन से पीरियड से, सेकंड पीरियड से, और फॉस्फोरस किससे बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से। और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है इनके पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मीनिंग क्या होता है इनके पास, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि सेकंड पीरियड से डी ऑर्बिटल्स है वो स्टार्ट नहीं होते। डी ऑर्बिटल्स की स्टार्टिंग कौन से पीरियड से होती है, थर्ड पीरियड से। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है, यहां पर देखिए PCl5 मीनिंग फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। मीनिंग कोवेलेंसी कितनी कर सकता है फॉस्फोरस, 5 कोवेलेंसी हो सकती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन फॉस्फोरस। बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, मीनिंग जो NCl5 है इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स है। और जब भी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, मीनिंग जो नाइट्रोजन है वो कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो यहां पर रीजन क्या हो जाएगा इसका, इन नाइट्रोजन डी सबसेल इज एब्सेंट। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन उसमें डी सबसेल या जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन भी देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई, इट डज नॉट लाइक क्लोरीन, नन ऑफ दिस। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कोवेलेंसी से रिलेटेड है तो कोवेलेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वेकेंट ऑर्बिटल्स। और वेकेंट जो डी ऑर्बिटल्स है वो किसमें एब्सेंट होती है, नाइट्रोजन में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, मीनिंग जो नाइट्रोजन है इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो कितनी होती है। तो यहां पर देखिए आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हो तो इसका EC क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p3। ये क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट सेल, अदरवाइज वैलेंस सेल है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहां पर नाइट्रोजन के केस में
आउटर ऑर्बिटल्स कौन सी होगी 2s एंड 2p। तो ये लीजिए मैं मेंशन करता हूं सबसे पहले, ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया 2s और ये ऑर्बिटल्स मैंने कौन से मेंशन कर दिए 2p। p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 3, तो ये 2s हो गया, ये कितना हो गया 2p हो गया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 1 2 और 3। और आपको ये पता है कि जो नाइट्रोजन है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से। और सेकंड पीरियड से अगर बिलोंग कर रहा है तो इसके पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या है एब्सेंट है, मीनिंग यहाँ पर उनकी अवेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या सीन बन जाएगा, अगर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी पूछे तो कितने यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीनिंग तो नाइट्रोजन की अगर कोवेलेंसी की बात करें, कोवेलेंसी का मीनिंग क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 4 और 4 कोवेलेंसी कौन कौन सी होगी, एक तो कौन सा है s ऑर्बिटल और 3 कौन सी ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन की 4, मीनिंग नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी को 5 तक एक्सटेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या एब्सेंट है d ऑर्बिटल्स एब्सेंट है, मीनिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी ओनली फॉर नॉट 5। तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन की केस में 4 हो जाएगी, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कर रखा इन हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हेबर प्रोसेस, मीनिंग हेबर प्रोसेस के थ्रू सबसे पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पर आप किसका फॉर्मेशन करते हो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ हेबर प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, किस टाइप से इसका यूज है और क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेंशन किया हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस के अंदर सबसे पहली बात तो मैन्युफैक्चर किसके करते हो आप अमोनिया का। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करते हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हेबर प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन करते हो अमोनिया का, इंडस्ट्री लेवल पर क्या करते हो मैन्युफैक्चरिंग करते हो। यहां पर किस टाइप से रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन को इजीली अंडरस्टैंड करना, डाई नाइट्रोजन मीनिंग गैसियस स्टेट में कंबाइन होता है किसके साथ हाइड्रोजन गैस के साथ, 3H2 हाइड्रोजन का भी फिजिकल स्टेट कौन सा होता है गैसियस होता है। साथ में जो डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन है कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे NH3 का। और अमोनिया की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है गैस होती है। ये तो होगी रिएक्शन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप हेबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आता है यहाँ पर कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट कौन सा होता है आयरन होता है। लेकिन यहाँ पर इस वाली हेबर प्रोसेस में कौन से कैटालिस्ट का यूज करते हो आयरन कैटालिस्ट का यूज करते हो। सेकेंड थिंग टेम्परेचर और प्रेशर की क्या वैल्यू है यहाँ पर, तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है 700 केल्विन टेम्परेचर। और बात आ रही है जब प्रेशर की, तो प्रेशर कितना होना चाहिए 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेबर प्रोसेस के लिए ये ऑप्टिमम कंडीशन है, आयरन कैटालिस्ट का वर्क करेगा, 700 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और इसके साथ में स्मॉल अमाउंट में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए एल्यूमिना मीनिंग Al2O3 और पोटेशियम का ऑक्साइड मीनिंग K2O। ये किसमें होने चाहिए स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर एक और आता है मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम यहाँ पर एक्चुअल में ध्यान रखना है कि ये कैटालिस्ट का वर्क नहीं करेगा। मोलिब्डेनम क्या होता है यहाँ पर कैटालाइटिक एक्टिवेटर होता है। ये किसका वर्क करता है मोलिब्डेनम कैटालाइटिक एक्टिवेटर का वर्क करता है। नहीं कैटालिस्ट को क्या करता है एक्टिवेट करता है। तो अब यहां से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहली बात तो हेबर प्रोसेस किसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इट इज द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अमोनिया। किस टाइप से रिएक्शन होती है डाइनाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन क्या करते हैं कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया का। ये ऑप्टिमम कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो भी मैंने मेंशन की है, ये क्या ऑप्टिमम कंडीशन है अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। साथ में एक और बात ध्यान रखने की, इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंजेज है अमोनिया के लिए, तो ये कैसा होता है नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखना,
डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, मीनिंग जो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी नेगेटिव। तो मीनिंग यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि कब अमोनिया का फॉर्मेशन मैक्सिमम होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। तो ये भी ध्यान रखना है। ऑप्टिमम कंडीशन बता देता हूं, लोअर तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर, क्योंकि पहले से रिएक्शन कैसी है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो टेम्परेचर क्या चाहिए, लोअर, और हायर क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, हायर प्रेशर। तो ये टू कंडीशन है, ये भी क्या करती है, जो अमोनिया की प्रोडक्शन को क्या करती है, इजी बनाता है, ईज बना देता है। तो यहां पर देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट होगा, इन हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फाइनली डिवाइडेड निकल इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की बात चल रही है, तो यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कैटालिस्ट कौन सा होता है, आयरन होता है, यहाँ पर निकल नहीं होता। और मोलिब्डेनम किसका वर्क करता है, कैटालाइटिक एक्टिवेटर का वर्क करता है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, ये करेक्ट है। कैटालिस्ट का वर्क कौन करता है, आयरन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, फाइनली डिवाइडेड मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मोलिब्डेनम है हेबर प्रोसेस में कैटालिस्ट का वर्क नहीं करता है, ये किसका वर्क करता है, कैटालिस्ट एक्टिवेटर का वर्क करता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, नो कैटालिस्ट इज नेसेसरी, ये भी रॉन्ग हो गया। हेबर प्रोसेस में कैटालिस्ट यूज होता है, कैटालिस्ट कौन सा होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में आपको बोल रखा था कैटालाइटिक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, मीनिंग आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू जब आप नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो तो कौन से कैटालिस्ट का यूज करते हो। तो इसके लिए भी अपन डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस है एक्चुअल में क्या होता है। तो यहां पर इसको भी मैं आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करवा देता हूं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जिस टाइप से आपने हेबर प्रोसेस में किसका मैन्युफैक्चरिंग किया था, अमोनिया का, उसी टाइप से ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन करते हो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो, मीनिंग NaCO3 का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ये सबसे पहले तो आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। ये किसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है, नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है और इस वाली रिएक्शंस में एक्चुअली में क्या हैपन होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होता है किसका, अमोनिया का, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो भी ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है उसमें कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो एक एक स्टेप को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है। तो ये लीजिए अमोनिया ऑक्सीडेशन है, तो मीनिंग रिएक्शन किसके साथ करेगा, O2 के साथ। और यहाँ पर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन जब भी अमोनिया का होगा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मीनिंग NO का फॉर्मेशन, और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको बैलेंस करने के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 मोल अमोनिया, 5 मोल किसके आगे, डाइऑक्सीजन के, और यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, 4 मोल तो नाइट्रिक ऑक्साइड का और 6 मोल किसके फॉर्म हो जाएंगे, H2 के। ऑप्टिमम कंडीशन इंपोर्टेंट है, ये कंडीशन ये आपके डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। कंडीशन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है आपको, 500 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। प्रेशर की बात करोगे तो 9 बार प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। और साथ में अगर कैटालिस्ट की बात करोगे तो प्लेटिनम, अदरवाइज किसका यूज कर सकते हो आप, रोडियम, या तो प्लेटिनम होगा अदरवाइज रोडियम जो गेज होता है इसके किसके फॉर्म में यूज करते हैं, कैटालिस्ट की फॉर्म में। ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। अगर स्टेप नंबर 2 की बात करोगे तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीनिंग NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2NO प्लस O2 कन्वर्ट किसमें हो गया, 2NO2 में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप बात करते हो स्टेप नंबर 3 की, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है मीनिंग NO2, इसका क्या करना है, डाइल्यूजन करना है, मीनिंग इसका हाइड्रोलाइसिस करना है H2O के साथ। H2O कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का मीनिंग NaCO3 का
फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको वापिस से क्या कर लोगे, रिसाइकिल कर लोगे, और रिसाइकिल होकर ये वापिस से किसका फॉर्मेशन कर देगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है आपको तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट NO2 का कितना आ जाएगा 3, और जो नाइट्रिक एसिड है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 2। तो ये ओवरऑल 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो यहां पर देखिए इजीली सोल्व हो जाएगा। क्या बोला है, द कैटालिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन से कैटालिस्ट का यूज करते हो, प्लेटिनम गैस, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्लेटिनम और रोडियम गैस का यूज किया जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रॉन्ग हो गया। फाइनली निकल डिवाइडेड निकल, ये भी रॉन्ग हो गया। प्लेटिनम ब्लैक, ये रॉन्ग हो गया। यहां पर प्लेटिनम ब्लैक है और इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा, प्लेटिनम गैस। तो ये ध्यान रखना, प्लेटिनम अदरवाइज रोडियम गैस है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में किसका वर्क करता है, कैटालिस्ट का वर्क करता है। ये मैंने मेंशन कर दिया, कैटालिस्ट का वर्क कौन करता है, प्लेटिनम अदरवाइज रोडियम गैस। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। यहां पर जो भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंड कर देते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, येलो ब्राउन कलर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो येलो ब्राउन कलर में ये टर्न हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो नाइट्रिक एसिड को लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंड करने के बाद में उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, येलो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। इसका आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड है अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर देते हो, स्टैंड कर देते हो, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, NO2 का फॉर्मेशन होता है। और NO2 है वही कौन से कलर का होता है, आपके येलो ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्राउन येलो कलर का होता है। तो ये यहां से आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना है। तो यहाँ पर रिएक्शंस भी बता देता हूं मैं किस टाइप से रिएक्शन होती है। एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है। लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर रही हो, उसको स्टेन कर रही हो, तो जब भी इसका डीकंपोजिशन होगा तो कौन से प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रेस्पॉन्सिबल है येलो ब्राउन कलर के लिए। और इसके साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा मीनिंग H2O। और इसके साथ में बाय प्रोडक्ट और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2 के साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा डाई ऑक्सीजन का मीनिंग O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रिक एसिड का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। NO2 का भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O इसका कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, आपके बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूज ऑफ अमोनिया। यहाँ पर ऐसे जो आपको 4 यूज दे रखे इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें अमोनिया का यूज नहीं होता। तो सबसे पहला देखिए, टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट उन सबका यूज किसमें किया जाता है, फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में या फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए आपने इसको क्या बोला था, निकोजेंस। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, मीनिंग ये करेक्ट यूज है अमोनिया का। सेकंड देखिए, इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, अभी देख रहे हो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, वहां पर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मीनिंग अमोनिया के जरिए किसका फॉर्मेशन कर रही थी, नाइट्रिक एसिड का। तो ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, एज ए रेफ्रिजरेट। तो ये भी करेक्ट यूज है, मीनिंग अमोनिया का यूज किसके फॉर्म में करते हो, एज ए रेफ्रिजरेट के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर डी, इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रखा है, इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये रॉन्ग हो गया, इसमें आप अमोनिया का यूज नहीं कर सकते हो। तो यहां पर अमोनिया का यूज किसमें नहीं होगा, इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, व्हाट विल बी द ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां पर आपको जो केमिकल इक्वेशन मेंशन कर रखी है इसमें ए और बी मेंशन कर रखा है। तो आपको ये बताना है कि एक तो कब एक्सेस में होगा, कब आपके लिमिट में होगा, और बी कब एक्सेस में होगा और कब लिमिट में होगा। तो आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके भी मेंशन कर सकते हो। देखिए अमोनिया है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ, और फॉर्मेशन किसका कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड। और सेकंड वाला कौन सा, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन वाला आ रहा है मीनिंग अमोनियम क्लोराइड में भी नाइट्रोजन आ रहा है,
और डाइनाइट्रोजन में भी क्या रहा है, नाइट्रोजन मीनिंग आपको एक्सेस में किसको लेना पड़ेगा, अमोनिया को। मीनिंग यहाँ पर अमोनिया एक्चुअल में किसमें होगा, एक्सिस में। अगर अमोनिया एक्सिस में आ गया तो जो क्लोरीन है जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रखा है ये किस में आएगा, लिमिट में आएगा। तो यहाँ पर ए किस में होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। और सेकंड वाली रिएक्शन देखिए, अमोनिया प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पर अगर आप कंपाउंड देखोगे तो पहले वाले कंपाउंड में भी कौन आ रहा है, क्लोरीन, और सेकंड वाले कंपाउंड में भी कौन आ रहा है, क्लोरीन। तो मीनिंग अब की बार इस वाली रिएक्शन में एक्सेस में किसको लेना पड़ेगा, क्लोरीन को। मीनिंग यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर रखा है तो अब की बार क्लोरीन को तो एक्सेस में लेना पड़ेगा और अमोनिया को किस में लेना पड़ेगा, लिमिट में लेना पड़ेगा। अब आपको बस यही सिलेक्ट करना है कि ए और बी है वो क्या होंगे। तो देख लीजिए, ए का मीनिंग क्लोरीन के लिए फर्स्ट वाली रिएक्शन में तो लिमिट में होना चाहिए, और सेकंड वाली इक्वेशन के लिए क्लोरीन है वो क्या होना चाहिए, एक्सेस में। तो पहला लिमिट, सेकंड वाला एक्सेस। पहला वाला एक्सेस बोल दिया तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ए तो किसमें होना चाहिए, लिमिट में, और बी किसमें होना चाहिए, एक्सेस में। मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो गया, करेक्ट आंसर। डायरेक्ट बता सकते हो अगर दोनों जो आपके पास टू प्रोडक्ट है उनमें से कौन सा आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। दोनों प्रोडक्ट में क्लोरीन आ रहा था, मीनिंग एक्सेस में कौन होगा, क्लोरीन। तो एक्सेस में अगर क्लोरीन है तो अमोनिया किसमें हो जाएगा, लिमिट में हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करोगे तो दोनों जो आपके पास टू जो प्रोडक्ट है दोनों ही प्रोडक्ट में कौन आ रहा था, नाइट्रोजन। तो अब की बार एक्सेस में किसको लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को, मीनिंग अमोनिया को। तो क्लोरीन किसमें आ जाएगा, लिमिट में आ जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मीनिंग यहां से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट उसको क्या करना है, पिक करना है। नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ। ये अपन स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि नाइट्रोजन वो इटसेल्फ के साथ और साथ में जो अदर एलिमेंट वो कैसा होना चाहिए, स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट अगर नाइट्रोजन के साथ आता है तो नाइट्रोजन उसके साथ क्या कर लेता है, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। मीनिंग ये वाला तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर बी, बिस्मिथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स इन एलिमेंटल स्टेट। ये भी करेक्ट है क्योंकि 15 ग्रुप में ओनली वन ही एलिमेंट है बिस्मिथ, जिसका नेचर कौन सा होता है, मेटेलिक नेचर। और मेटेलिक नेचर है तो कौन सी बॉन्डिंग को प्रीफर करेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग को क्या करता है, प्रीफर करता है। ऑप्शन नंबर सी, कैटेनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर मैक्सिमम जो कैटेनेशन टेंडेंसी है किसकी होती है, फॉस्फोरस की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन हैज हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कंसीडर करवा दिया था कि जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो रिलेशन है साइज के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहां से ये आपको समझ में आ जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एंड वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम ए ग्रुप, when we move in a group from top to bottom then size will be increases, so ionization potential otherwise ionization enthalpy will be decrease। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहां से कौन सा आपको पिक करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हुआ, सी वाला। मीनिंग कैटेनेशन पावर किसकी हाईएस्ट होती है, फॉस्फोरस की होती है, नाइट्रोजन की नहीं होती है। नेक्स्ट वाला देखिए, among the fifth group element as we move from nitrogen to bismuth the pentavalence, ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, कौन सा आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मीनिंग यहां से आपको जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स है जो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। सबसे पहला देखिए, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आर मेटेलोइड। ये करेक्ट है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमोनी कैसे मेटेलोइड्स है, और बिस्मिथ क्या होता है, मेटल। मीनिंग स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट है। सेकंड देखिए, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों है तो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ, ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट है ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड ओर के फॉर्म में। मीनिंग इनके जो मेनली कंपाउंड है वो किसके साथ होते हैं, सल्फाइड के साथ फॉर्मेशन करते हैं। मीनिंग सल्फाइड और सल्फाइड का मीनिंग क्या होता है, S-2 के फॉर्म के अंदर क्या करती है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब बात आती है ना फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का एक
फॉर्मूला होता है कौन सा, फ्लूरो एपेटाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्लूरो एपेटाइट। तो ये ध्यान रखना कि जो फॉस्फोरस है ना वो सल्फाइड का और के फॉर्मेशन में मेनली एग्जिस्टेंस नहीं करता है, ये एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में रखता है, फ्लूरो एपेटाइट में। फॉर्मूला क्या होता है, Ca9PO4 6.CaF2, ये फॉर्मूला होता है किसका, फ्लूरो एपेटाइट का। और एक इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि ये जो फ्लूरो एपेटाइट है ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है फॉस्फेट रॉक का। तो ये भी ध्यान रखना है, मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन सकता है यहां से, मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। जो भी फॉस्फेट की रॉक से चट्टानें होती है उनका क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, फ्लूरो एपेटाइट होता है। लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस है वो सल्फाइड और के फॉर्मेशन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, कोवलेंट रेडियाई इंक्रीज इक्वली फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। नाइट्रोजन से बिस्मिथ है वो कोवलेंट रेडियाई में इक्वली इंक्रीजमेंट होता है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। रोंग क्यों हुआ है तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मिथ। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस है इसमें तो क्या होता है, ग्रेटर इंक्रीजमेंट होता है कोवलेंट रेडियाई में, क्या होता है, ग्रेटर इंक्रीजमेंट। लेकिन जब भी बात करोगे आप आर्सेनिक से एंटीमोनी में, यहां पर क्या होता है, स्मॉलर इंक्रीजमेंट होता है, स्मॉलर इंक्रीजमेंट किसमें, कोवलेंट रेडियाई में। कोवलेंट रेडियाई में क्या होता है, स्मॉलर इंक्रीजमेंट। स्मॉलर इंक्रीजमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर कौन सा पे लगता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा लग जाएगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर आर्सेनिक से एंटीमोनी के अंदर जो भी एक्सटेंट होगा या फिर जो भी एटॉमिक रेडियाई है उसमें इंक्रीजमेंट होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। और जबकि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ओर मूव करोगे तो यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो ये भी क्या हो गया, रोंग हो गया। लेकिन यहाँ पर इक्वली जो इंक्रीजमेंट है नहीं होता है कोवलेंट रेडियाई में। नेक्स्ट वाला देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 15 ग्रुप के एलिमेंट का इसी क्या होता है, NH2 NP3 होता है। ये कैसा होता है, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड के होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और साथ में इनका आईपी की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। ऑप्शन नंबर 5 देखिए, इन ग्रुप 15 एलिमेंट ओनली नाइट्रोजन इज गैस वेयर एज ऑल अदर आर सॉलिड। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, नाइट्रोजन है उसका एग्जिस्टेंस गैसियस स्टेट में होगा, अदर जो एलिमेंट है कौन सी फिजिकल स्टेट में होंगे, सॉलिड में। तो यहां से आपको क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट है। मीनिंग फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट के बाद में फोर्थ करेक्ट है, और फिर कौन सा करेक्ट है, 5 करेक्ट है। तो फर्स्ट, 4 एंड 5 मीनिंग ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव। जब भी क्लोरीन रिएक्ट करेगा हॉट एंड कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना फॉर्मेशन किसका होगा, NaClO3 का, मीनिंग सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन होगा। और इसके बारे में जब अपन 17 ग्रुप की स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको इक्वेशन भी मेंशन करवा दूंगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। सबसे पहला देखिए, ओनली कंपाउंड ऑफ बिस्मिथ विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज BiFi। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मीनिंग जो बिस्मिथ होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, +3 में। रीजन क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन जब फ्लोरीन के साथ आएगा, क्योंकि फ्लोरीन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बिस्मिथ का ओनली 1 ही कंपाउंड होता है जो +5 में क्या करेगा, एग्जिस्टेंस रखेगा, और कौन सा होता है, BiFi। मीनिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डिसप्रोपोर्शनेट इन बोथ एसिड एंड एल्कलाई। तो ये रोंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो अपनी क्या करता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर सकता है, लाइज कर सकता है, चाहे से मीडियम एसिडिक हो, चाहे से मीडियम कौन सा बेसिक हो। लेकिन जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो ओनली एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। मीनिंग ये करेक्ट किसके लिए होता है, ओनली फॉस्फोरस के लिए।
थर्ड देखिए, नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल कैनॉट फॉर्म पी पाई डी पाई पी पाई, कैनॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हेवियर एलिमेंट। जैसे एग्जांपल दे रखा R3PO मीनिंग जो फॉस्फोरस उसने कौन सा फॉर्मेशन कर लिया, डी पाई पी पाई का, लेकिन R3NO का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट वो डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ओनली पी पाई का। तो यहाँ पर कौन सा पूछा था, डी पाई पी पाई, तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो ये वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4, BiH3 is the strongest reducing agent amongst the हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जहां पर हाइड्राइड आई थी नाइट्रोजन फैमिली की, मैंने वहीं पर आपको सभी जितने भी ऑर्डर्स बनते हैं सबको मेंशन कर दिया था, और वहां पर ये बोला था कि जो BiH3 है उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि BiH मीनिंग जो बिस्मिथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये क्या होता है, वेरी वीक होता है, तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर 5, P2O3 इज मोर एसिडिक देन P2O5। तो यहां पर एक तो बोला है P2O3 और दूसरा बोला है P2O5। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो फॉस्फोरस +5 में आएगा और इसके अंदर फॉस्फोरस किसमें आ जाएगा, +3 में। एंड वी नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मीनिंग जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, हायर होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, P2O5 में फॉस्फोरस का +5 है, तो एसिडिक नेचर भी किसका ग्रेटर होगा, P2O5 का। यहां पर क्या बोला है, P2O3 इज मोर एसिडिक, तो ये क्या हो गया, रोंग हो गया। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके लिए आप ट्रू का यूज कीजिए, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग उसके लिए आप फॉल्स का यूज कीजिए। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की बात करो तो कैसा था, करेक्ट था, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था, रॉन्ग था, मीनिंग फॉल्स था, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट था, मीनिंग ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। स्टेट नंबर 4 ये भी क्या करेक्ट है, तो मीनिंग इसके लिए भी किसका यूज करोगे, ट्रू का यूज करोगे, मीनिंग टी का। और स्टेटमेंट नंबर 5 रॉन्ग था, मीनिंग इसके लिए किसका यूज करोगे, एफ का। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा, टी एफ टी टी एफ। तो यहां पर देखिए पहले एफ आ गया, रॉन्ग हो गया, ये भी एफ आ गया, रॉन्ग हो गया, टी एफ टी टी एफ। तो मीनिंग ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को अपन यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।